हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग हिमाचल से हैं और हिमाचल में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बोर्ड करवा रहा है या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है। उन सभी में जो भाषा से है वो कोई ना कोई प्रश्न उठता है, वो भाषा हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। और मैं अमित वर्मा आप लोगों के लिए हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आया हूं, और ऐसे टॉपिक जो आपने आज तक पढ़े तो हो गए लेकिन आप लोगों के जहन में नहीं रहता है, हम लोगों के जहन में नहीं रहता। ऐसा होता है ना कि हम लोग पढ़ते तो है लेकिन हमारे जहन में सारी बातें नहीं रहती कि हमने किस में क्या क्या पढ़ा था, कैसे किस तरह से हमने पढ़ा था। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें हमने हिंदी व्याकरण से लेकर जीरो से लेकर टॉपिक लाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला या हिंदी वर्ण व्यवस्था। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हिंदी व्याकरण से ही अधिकतम प्रश्न उठते हैं। अभी देखो, हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश पटवारी की परीक्षा होने वाली है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जेबीटी की परीक्षा होने वाली है, हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी कमीशन की भर्तियां होने वाली है। और आप पटवारी की बात करो, हिमाचल प्रदेश में आप बात करो जेबीटी कमीशन की, हिमाचल प्रदेश के अंदर आप बात करो टीजीटी कमीशन की, हिमाचल प्रदेश के अंदर आप बात करो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की, तो हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न उठते हैं वह हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे हर एक वीडियो को देखिए। आप लोगों को हमारे इस चैनल में हिंदी भाषा से लेकर अनेक जेएस के आपका हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी है, उन सभी विषयों पर भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। और दोबारा आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। आप वीडियो अंत तक देखें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला। आप व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे हैं पहले, है ना। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा भी है फिर भी, क्योंकि बोलते हैं कि हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है तो हम निरंतर हिंदी को ही पढ़कर आ रहे हैं, हिंदी बहुत आसान है। लेकिन हम जब हिंदी के अंदर जाते हैं, हिंदी व्याकरण के अंदर जाते हैं, इसके रूल को देखते हैं, उनके नियमों को देखते हैं, तो हम लोग को लगता नहीं, हिंदी आसान नहीं है भाई, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो बहुत कठिन है ना। और ये तो हमारा 0 पॉइंट है। हिंदी वर्णमाला की हिंदी का जो वर्ण है वह कहाँ से है, कितने हैं, किस प्रकार से इनकी व्यवस्था की गई है, किस वर्ण को कहाँ पर सुव्यवस्थित किया गया है, और किस वर्ण की कितनी महत्ता, किस वर्ण को क्या कहते हैं, तो ये सारा टॉपिक आज इस वीडियो में आप देखेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कि सबसे पहले मैंने टॉपिक का नाम दिया हिंदी वर्णमाला, है ना। हिंदी वर्णमाला, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को समझने के लिए हमारे को क्या चाहिए कि वर्ण क्या है ना। वर्ण क्या है, वर्णमाला हम तभी देखेंगे जब हमारे को नॉलेज होगी कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है ना, जिसके किसी भी तरह से हम टुकड़े नहीं कर सकते या किसी भी तरह से उसका क्या है, खंडित नहीं कर सकते। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जिसके हम लोग क्या है, टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास लिख लीजिए, सुरक्षित रख लीजिए और निरंतर इनको पढ़िए। नहीं समझ आ रहा है दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में लेकर आया हूँ। दूसरा देखिए, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला क्या है। अब वर्णमाला दोस्तों, अगर आपको वर्णों की नॉलेज है कि वर्ण क्या है, कि हिंदी भाषा का वह छोटे से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। अब वर्णमाला में क्या है, भाषा में वर्णों की सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जो वर्ण है दोस्तों, जिसके हम खंडन नहीं कर सकते, जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम बांट नहीं सकते, उनका जो समूह रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे।
ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करते हैं तो कुल हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 52 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उठ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 52 है। अगर हम लोगों को पूछते हैं कि उच्चारण के आधार पर कितनी हमारे हिंदी वर्णमाला में ध्वनि है, तो ध्वनियों की संख्या भी कितनी हो जाती है? हमारे पास 52 ध्वनियां हो जाती है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि क्या है? ध्वनियों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 52। जितने हमारे वर्ण हैं उतनी ही हमारे पास ध्वनियां हैं। ठीक है। और वर्ण व्यवस्था को अगर हम देखते हैं कि वर्ण तो है हमारे पास 52 वर्ण है, 52 वर्ण है, मान ली 52 ध्वनियां हैं, ये भी मान लिया, लेकिन इनकी व्यवस्था कैसे की गई है, किस प्रकार से इनको सेट किया गया है? आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि आपने सुना होगा। हिंदी वर्णमाला किसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि हिंदी वर्णमाला को लिखने के लिए? देवनागरी लिपि। दोस्तों ध्यान रखना, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। इससे पहले कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि है ना। ब्राह्मी लिपि का कैसे हुआ था? खरोष्ठी। ये दोस्तों ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उठ सकता है कि जो देवनागरी लिपि का विकास है वो किस लिपि से हुआ है? तो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, है ना। अगर ब्राह्मी लिपि का भी विकास पूछते हैं तो किससे हुआ है? खरोष्ठी लिपि से हुआ है। बहुत आसान है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था को लोग देख रहे हैं, 52 वर्ण है, लेकिन उनकी व्यवस्था किस तरह से की गई है? देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों को सुव्यवस्थित किया गया है। लेकिन किस तरह से किया गया है हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला को जो सुव्यवस्थित किया गया है, इनको हमने बांट दिया है। किसमें बांटा है? स्वर और व्यंजन में। ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कि कितने स्वर है। हाँ जी, कितने स्वर है? स्वर तो जी 11 है, बिल्कुल यहाँ लिखा भी मैंने स्वर, लेकिन स्वर 11 है। लेकिन स्वरों का मतलब क्या? स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह ध्वनियां है। स्वर क्या है? बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वह है जो किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोली जाती है। इसको उच्चारित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं में क्या? स्वतंत्र होती है। स्वयं में क्या है? पूर्ण होती है। जो हमारे स्वर है, स्वर की जो हमारी ध्वनि है वो स्वयं में पूर्ण होती है। इनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इसको बोलते हैं स्वर। अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है? 11। यहाँ देखिए दोस्तों, कितने स्वर है हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर है। कौन कौन से स्वर है? 11। कौन कौन से स्वर? 11। देखिए आप लोग देखेंगे, आप लोग अलग अलग व्याकरण खोलेंगे, पुराने व्याकरण देखेंगे, नए व्याकरण देखेंगे, कहीं पर स्वरों की संख्या 11 बताई गई है, कहीं पर स्वरों की संख्या 13 बताई गई है, कहीं पर स्वरों की संख्या 10 भी बताई गई है, कहीं पर 12 भी बताई गई। देखो इसमें भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो स्वर क्या है, किसी ने कितनी बोली है? किसी स्वर की संख्या है 11 है, जो सर्वमान्य। सभी ने क्या है? 11 मानी है। लेकिन कई जो हमारे व्याकरण विद्वानों उन्होंने बोला कि नहीं 12 है। अच्छा, कोई क्या बोलते हैं कि 13 है, कोई फिर 10 भी है, कोई 10 भी बोलते हैं। किस आधार पर बोलते हैं? क्यों? आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने ध्यान रखना, सर्वमान्य 11 ही स्वर है। लेकिन जो ये 12 बोलते वह बोलते हैं आ, ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर है। लेकिन 12 कैसे हो जाते हैं? 12 कैसे हो जाते हैं? वह क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो री है, री नहीं होगा। री क्या है? क्योंकि हम लोग री का उच्चारण, जो हमारा अंतस्थ व्यंजन र है, वहां से री बना है। ठीक है। तो यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, लेकिन इसके साथ अंग और आ को जोड़ देते हैं। ये हो गया आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12। उन्होंने ये 12 स्वर बताए। उन्होंने जो हमारे अयोगवा है इनको खत्म कर दिया। अयोगवा को किस में रखा है? स्वरों में। ये 12 हो गए उनके अकॉर्डिंग। कहीं बोलते कि 13 है, उन्होंने क्या किया कि इस री को ऐड कर दिया। ठीक है, बन गए 13। कहीं क्या बोलते हैं कि 10 ही है, और 10 किस आधार पर है? री को भी हटा दिया, अंगा को भी हटा दिया। कितने बचते हैं? 10 ही बचते हैं। ठीक है। लेकिन जो सर्वमान्य मत है इसमें, तो हमारे जो स्वरों की संख्या वो 11 है। कौन कौन सी है? ये देखो यहाँ पर कौन कौन से स्वर, कौन कौन से हमारे? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर है। ठीक है। और स्वरों को भी क्या है, यहाँ मैंने लिखा भी है, आप लोग देख लीजिए। स्वरों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है?
कौन कौन से भाग है? देखिए सबसे पहले ह्रस्व स्वर बोलते हैं, सबसे पहला है इसमें ह्रस्व स्वर। उच्चारण के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, मात्राओं के आधार पर हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी है? ध्वनियों के आधार पर 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगर हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमारे पास 3 है, ध्वनियों के आधार पर 3 है, क्योंकि उच्चारित हम ध्वनियों से ही करते हैं ना। ध्वनियों के आधार पर हमारे पास कितने हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर सिर्फ हम 2 स्वरों को देखते हैं। 2 स्वरों कौन कौन से देखते हैं? ह्रस्व और दीर्घ, यही है 2 मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों के 2 ही प्रकार है, विशेष ध्यान रखना। मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से? ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ठीक है, अगर हम देखते हैं ह्रस्व स्वर कैसे कहते हैं? जिनको उच्चारण करने के लिए कम से कम समय लगता है, जिनको उच्चारण करने के लिए क्या है? सबसे कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे ह्रस्व स्वर की संख्या कुल कितनी है? 4 ही ह्रस्व स्वर है दोस्तों, 4 ही ह्रस्व स्वर है। अ, छोटी ई, छोटा उ और रे, ये 4 ह्रस्व स्वर है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर भी 4 मतलब इनमें कम समय लग रहा है, कम समय लग रहा है उच्चारण करने के लिए, कम से कम समय लग रहा है। ठीक है, और मात्रा के आधार पर भी इनको छोटी मात्रा है ना, आप लोगों ने देखी भी है। और जो दूसरा हमारे पास स्वर है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनको उच्चारण करने के लिए क्या है? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 2 गुना समय लगता है। वो कौन कौन से है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। कितने हुए? 2, 4, 6 और 7 हो गए। हमारे पास दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 है। मात्रा के आधार पर भी यह दीर्घ है, बड़ी मात्रा। एक होती है लघु मात्रा, एक होती है दीर्घ मात्रा। लघु का मतलब होता है छोटी मात्रा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ी मात्रा। तो उच्चारण के आधार पर ये 2 है। लेकिन अगर हम और बात, मात्रा के आधार पर ही 2 है, सॉरी, मात्रा के आधार पर कौन से है? ह्रस्व और दीर्घ। अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करते हैं तो इसका तीसरा है, उच्चारण के आधार पर वो कौन सा है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर हम वर्णमाला में लिखा हुआ नहीं पाते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं है लिखा हुआ। फिर बोले कहाँ से आया? प्लुत स्वर कहाँ से आया? ये कहाँ से टपक गया? देखिए, प्लुत स्वर क्या है? जिसको उच्चारण करने के लिए क्या है? ह्रस्व से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। जिनको उच्चारण करने के लिए क्या है? प्लुत स्वर से भी ज्यादा समय, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण क्या है? जैसे हम क्या बोलते हैं? ओम, बहुत लंबी आवाज खींच रहे हैं, ओम, उनको बोलेंगे हम प्लुत स्वर, ओम। अब उसके बाद हमारे पास आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं संयुक्त स्वर, मैंने लिखा है। और संयुक्त स्वर का मतलब क्या है? संयुक्त स्वर है दोस्तों, लेखन के आधार पर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है संयुक्त स्वर, जो 2 स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से बने, 2 स्वरों को क्या है? जोड़कर जो एक स्वर बना है उसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे कितने हैं? 4 है, ए, आई, ओ और औ। कितने हैं? 4 है, ए, आई, ओ, औ। ए का अगर संयुक्त रूप हम देखते तो ए बना है अ और ई से। अ और ई से क्या बनता है दोस्तों? ए बनता है। ध्यान रखना, और प्रश्न उठ सकता है कि ए किन 2 स्वरों से मिलकर बना है? तो बना है अ जमा ई। अगर प्रश्न उठता है कि आई किन 2 स्वरों से मिलकर बना है, तो ये भी ध्यान रखना, आई भी 2 स्वरों से मिलकर बना है। 2 स्वर कौन से है? अ जमा ए, अ जमा ए, आई, है ना। फिर आपके पास है ओ। ओ किन 2 स्वरों से मिलकर बना है? अ जमा उ। ध्यान रखना, अ जमा ओ से बनता है ओ, और अ जमा ओ से क्या बनता है? हमारे पास औ बनता है दोस्तों। विशेष ध्यान रखना, ये 4 हमारे पास संयुक्त स्वर है, जिनका जो मेल है वो किन किन स्वरों से बना है? ए, आई, ओ, औ मैंने बता दिया है। एक बार आप फिर से इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पेन और नोटबुक को निकाल कर इन सभी को नोट कर दीजिए। बहुत काम आने वाला है, इसी बीच से प्रश्न उठेंगे, है ना। ठीक है, ये था हमारे पास स्वर थे। कितने स्वर थे हमारे पास? 11 स्वर थे। 11 स्वरों के कितने प्रकार थे? उच्चारण के आधार पर मैंने बताया 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, मैंने बताया मात्रा के आधार पर 2 स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ।
छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। ठीक है, फिर मैंने बोला लेखन के आधार पर इसके हो गए 4, क्योंकि इसमें संयुक्त स्वर और जुड़ता है। कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखते दोस्तों व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कैसे है? देखो 11 स्वर हो गए, है ना, स्वर हो गए 11। यहाँ हमने लिखे ध्वनियों की या वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 52 है। 52 में क्या है? स्वर हो गए 11। हमने 52 ध्वनियां पूरी करनी है। विशेष ध्यान रखना, इसमें स्वर कितने हो गए? 11। अब हम व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या है? आप सभी जानते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन वो ध्वनियां है या व्यंजन वह वर्ण है जिनको उच्चारण करने के लिए या जिनको बोलने के लिए हमें क्या है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है जी। जो व्यंजनों का उच्चारण है वो हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहेंगे। ठीक है, अब व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताया है 33 है, 33 है, 33 है। कितने व्यंजन है? 33 है। टोटल कितने हो गए? 44। ठीक है, लेकिन 33 कौन कौन से है, किस प्रकार से है? इनको फिर से बांट दिया है हमारे व्याकरण विदों ने, फिर से अलग अलग कर दिया है। कैसे अलग अलग किया? देखिए, सबसे पहले देखो हमने दिया है, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन दिया है। सबसे पहले क्या दिया इन्होंने? स्पर्श। व्यंजनों के अलग अलग भाग किए, जैसे स्वरों को बांटा है वैसे ही व्यंजनों को भी बांटा है। व्यंजन में सबसे पहले क्या बताया इन्होंने? क्या बताया है? वेरी गुड, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन क्या बोल रहे हैं कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, और वर्ण का उच्चारण करते वक्त क्या है, हमारे जो मुख विवर के अंदर हमारी जो जीवा है वो कुछ ना कुछ क्रिया करती है और मुख विवर के अंदर किसी ना किसी भाग को छूती है या स्पर्श करती है। और स्पर्श करने से जो वर्ण उच्चारित होता है उनको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। अर्थात वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते हुए हमारी जीवा मुख विवर के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उच्चारित करते वक्त, उच्चारित करते वक्त देखो, कोशिश करो, आप कोई भी ध्वनि बोलो, आप कोई भी ध्वनि अपने मुख विवर से निकालो, आप कोई भी ध्वनि बोलेंगे तो आपकी जीवा आपके मुख विवर के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का मतलब होता है बोलना, उच्चारित करना। और व्यंजनों की संख्या मैंने बोली 33, जिनमें क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या लिखिए 25। प्रश्न उठ सकता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो ध्यान रखना, कितने स्पर्श व्यंजन? 33 है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 33 नहीं, 25 है। 33 व्यंजन है, 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन है? देखो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? आपके पास हिंदी वर्णमाला में आपने वर्ग पढ़े हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग है। कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। कौन कौन से है? क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग है। और पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण है। ठीक है, 5 वर्ग, 5-5 वर्ण, 5 या 5 25 हो गया, 5 गुणा 5 25 हो गया। वही है, देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब जब हम पांचों वर्गों को लिखेंगे तो पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर बना के कितने हुए? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, ञ, क से लेकर म तक कुल कितने? 25 वर्ण हुए, जिनको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इनका जब हम उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते वक्त क्या है? हमारी जीवा कहीं ना कहीं मुख विवर के अंदर स्पर्श कर रही है। क हमारी जीवा स्पर्श कर रही है। कंठ है ना, ख कंठ, ट ट ट ट क्या है? मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से हमारे मुख विवर के अंदर अगर जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क से लेकर म तक हमारे पास 25 स्पर्श व्यंजन है। 5 जो हमारे वर्ग है, पांचों वर्गों के पांचों अक्षरों को क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हमारे पास है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ का मतलब क्या है? अंत जमा स्थान, अंत जमा स्थान मतलब कि ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते वक्त
हमारी मुख विवर से जो भी ध्वनि निकल रही है उनका उच्चारण जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर खत्म हो रहा है। ठीक है, मुख विवर के अंदर जहां भी कोई उच्चारण शुरू हो रहा है वहीं पर क्या है, समाप्त हो रहा है। यहाँ देखिए ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख विवर के बीच से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। कितने हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 है। याद रखना कौन कौन से है, य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये हमारे पास 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, याद रखना, रह जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कहीं पर कौन सी कमी हमारे से रह जाती है। उस कमी को इम्प्रूव करने की हम 100% कोशिश करेंगे। बताना आपका कार्य है और इम्प्रूव करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब तक आपको टॉपिक समझ नहीं आया तब तक आप इसको देखिए और समझिए। उसके बाद आपके पास है संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। अब देखना हमने 33 व्यंजन बताए, 33 व्यंजन बताए। 25 हो गए हमारे पास स्पर्श व्यंजन, 4 मैंने बोला अंतस्थ व्यंजन, 25 + 4 29। अब हमारे को 4 व्यंजन की आवश्यकता है ताकि हमारे 33 व्यंजन पूरे हो जाए। अब हमारे को 4 और कौन से जोड़ने इसमें, संयुक्त नहीं, पहले आएगा ऊष्म व्यंजन। इसमें आएगा पहले ऊष्म व्यंजन। क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों को कहेंगे, उन वर्णों को कहेंगे जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे मुख विवर से ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा, गर्माहट निकलेगी, गर्मी पैदा होगी। और गर्माहट के साथ आप जो वर्ण उच्चारित करेंगे उनको कहेंगे ऊष्म व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त क्या होगा, समय हमारे मुख विवर से ऊष्मा अथवा गर्माहट पैदा हो, उसे क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताओ कमेंट बॉक्स में सभी बताओ। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी सोचो और बताओ ऊष्म व्यंजन कितने हमारे पास है, कितने हैं? 4 है। कौन कौन से है ऊष्म व्यंजन? श, पेट कटा श, स और ह, ये हमारे पास क्या है? ऊष्म व्यंजन है। श, देखो ऊष्मा निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कोशिश करो, तभी ध्यान रहेगा, तभी याद रहेगा। श, पेट कटा श, स, ह, हमारे मुख विवर के अंदर से कुछ ना कुछ अगर गर्माहट निकल रही है तो वहां पर क्या हमारे पास है? ऊष्म व्यंजन है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गए 4, 29 + 4 हो गए हमारे पास 33 जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 हमारे पास पूरे हो गए स्वर और व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 33 है। 44 हो गए, 11 स्वर और 33 व्यंजन, 44। अब हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि हमारे पास है 52 है। कुल कितने ध्वनियां हैं? 52 है। कितने वर्ण हैं? 52 है। और स्वर व्यंजन खत्म हो गए। स्वर व्यंजन खत्म हो गए? नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो हमने क्यों बोला कि 11 स्वर 33 व्यंजन हैं? अगर खत्म हो गए तो ये तो 44 हो गए। हमने 52 ध्वनियां पूरी करनी है। कहां से करनी है? इसमें और रह जाता है दोस्तों। और क्या रहता है? ध्यान रखो, इसमें रह जाता है हमारे पास नंबर 4 पे संयुक्त व्यंजन। आप सभी लिखो और अपनी नोट फेयरबुक में लिखो। संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन दोस्तों जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते, जो 2 व्यंजनों के मेल से दोस्तों मेल से बनते हैं। 2 व्यंजनों को जोड़ना, 2 व्यंजन क्या करेंगे? जुड़ेंगे संयुक्त रूप। और जो 2 व्यंजनों के मेल से वर्ण बन रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? हम संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए। अभी मैंने लिखा था, मिटा दिया। बोलो कितने संयुक्त व्यंजन है? शाबाश, कितने हैं संयुक्त व्यंजन? कितने हैं?
कितने हैं? वेरी गुड, 4 है। कौन कौन से है और किन किन ध्वनियों से बने हैं? ये है दोस्तों क्ष, त्र, ज्ञ और चौथा क्या है? श्र। ये है 4, ये 4 है। ये 4 हमारे पास क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि अगर ये संयुक्त व्यंजन है तो संयुक्त किसके व्यंजन है, किस प्रकार से बने हैं, किसका किन किन के जोड़ने से बने हैं? देखिए अगर हम क्ष की बात करते हैं तो क्ष बना है क जमा श, क्ष बन गया। ठीक है, फिर हमारे पास तो है, तो किस बना? तो प्लस र, त्र। इन दो के जोड़ से बना है। ज्ञ किन दो से बना है ये आप लोग बताएंगे? सोचो, बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि जो ज्ञ है वो किन दो व्यंजनों के मेल से बना है। और जो श्र है, श्र बना है श जमा र, श्र। लेकिन जो ज्ञ है, अब ज्ञ है, आप लोग वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है सभी का। ये बना है ज जमा य, इसलिए ध्यान रखना है किन दो ध्वनियों से बने हैं। कौन कौन सी ध्वनियां इसमें है? इसमें है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसमें संयुक्त व्यंजन में, अब संयुक्त व्यंजन इसमें 4 ऐड कर दो, कुल संख्या हमारे पास हो गई 48। कितने हो गए? 48, क्योंकि हमने इसमें क्या किया? संयुक्त व्यंजन जोड़ा। 48 हमने लिखे कितने? 52। ध्वनियां तो पूरी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, 52 वर्ण पूरे करने पड़ेगी। लेकिन अब कहाँ से करें? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अब आयोग भाग। व्यंजन कंप्लीट हो गए, व्यंजन कंप्लीट हो गए। व्यंजनों की संख्या मैंने बोली थी कितनी है? 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन है। कौन कौन से है? सबसे पहले मैंने बोले स्पर्श व्यंजन। ऐसा स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं? जो हमारे मुख विवर के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग से जब हमारी जीवा स्पर्श होती है और किसी वर्ण का उच्चारण करती है, उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25। उसके बाद आपके पास है, मैंने क्या बोला? अंतस्थ व्यंजन। ऐसे वर्ण या ऐसे ध्वनियां जिनका उच्चारण हम जिस स्थान से अपने मुख विवर के अंदर जिस स्थान से शुरू करते हैं उसी स्थान पर उनका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन से? य, र, ल और व। उसके बाद आपके पास है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 है। जहां पर हमारे मुख विवर के अंदर गर्माहट पैदा हो रही है, जिनको उच्चारण करते वक्त हमारे मुख विवर से कोई ना कोई ऊष्मा निकल रही है या गर्माहट निकल रही है। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? श, श, स और ह। उसके बाद मैंने बताया आपके पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष किन दो वर्णों से बना है? क जमा श, त्र, त जमा र, य, ज जमा य, श्र, श जमा र। ये दोस्तों विशेष ध्यान रखना। उसके बाद हम देखेंगे अयोग भाग। अयोग भाग किसको बोलते हैं? अयोग भाग ऐसी ध्वनियां है दोस्तों, अयोग भाग ऐसे स्वर, ऐसी वैसे वर्ण है जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है। अयोग भाग क्या है? ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन जो इनका उच्चारण स्वरों से बाद और व्यंजन से पहले आता है। ठीक है, और यह क्या है? अपना अर्थ स्वयं वहन करते हैं। स्वयं यह क्या है? अपने अर्थ को दिखाते हैं, अपने अर्थ को प्रकट करते हैं, अपने अर्थ को वहन करते हैं। ना स्वर है ना व्यंजन है, स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले उच्चरित होने वाले अयोग भाग जो अपने अर्थ को स्वयं वहन करते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से 2 है? एक है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। कौन कौन से है? अयोग भाग 2, एक अनुस्वार है, दूसरा क्या है? विसर्ग है। दोस्तों अगर हम अनुस्वार की बात करते हैं तो इसमें आता है दोस्तों अंग। आपने सुना है अंग, ठीक है। अगर हम विसर्ग की बात करते हैं तो विसर्ग में हमारा एक ध्वनि आती है या एक वर्ण आता है, वो क्या है? आ। 2 अनुस्वार जुड़ गए, गुड, वेरी गुड। अनुस्वार जुड़ गए, 2 हो गए 50, पूरे वर्ण हमारे पास 50 हो गए। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमारे पास समस्या क्या है? यहाँ पर 52 लिखा है, 52 कहाँ से पूरे करने? अभी भी है। अभी क्या हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन है? अभी क्या हमारे पास है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? किसको बोलेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन? देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है उत्क्षिप्त व्यंजन का अर्थ क्या है? उछलना या फेंकना। उछलना या फेंकना। और उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? जो इनके उच्चारण करते वक्त है, इनके उच्चारण के समय में क्या है? जो जीभ में है वो क्या होता है? उत्क्षेपण होता है। जीभा में क्या होता है? उत्क्षेपण होता है। मतलब कि जीभा उछलती है या ऊपर की ओर फेंकी जाती है।
ठीक है, मुख्य विभाग के अंदर, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 2 है। आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला में देखो यहाँ पर ट वर्ग पढ़ा है, स्पर्श व्यंजन पढ़े है। ट वर्ग में क्या है, ड ढ है, 2 ध्वनियां हमारे पास है। और इनको इनका उच्चारण क्या करते हैं हम, मुख्य वर्ग के अंदर से करते हैं, लेकिन जीवा की सामान्य स्थिति रहती है। लेकिन जीवा की थोड़ी सी उछलने से क्या है, इन दोनों के उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अगर परिवर्तन आ रहा है तो उनके लिए क्या है, एक विशेष चिन्हों को हमारे व्यवस्था की गई है। वो क्या है, ये आप देख रहे हैं, ड और ड़, इनको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी महत्ता अलग है, इनकी महत्ता अलग है। ठीक है, और इन 2 उत्क्षिप्त व्यंजनों को जोड़कर हमारे पास क्या है, टोटल हो जाते हैं ध्वनियां 52। ये ध्यान रखना, कितनी हो गई, 52 हो गई। अब बात है दोस्तों कि ठीक है, ध्वनि हमारे पास 52 हो गई, हमारे पास 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवान, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन को सभी को मिलाकर और 2-4 संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर कुल संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। ठीक है, लेकिन प्रश्न दोस्तों ये है कि हमारे पास प्रश्न आता है, अगर प्रश्न उठता है कि हमारे हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइए क्या है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट कीजिए। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो क्या दोस्तों, वर्ण। क्या है, वर्ण है। जिन वर्णों को हमने भी आप लोगों के सामने किया है, जिन वर्णों को आपने समझा है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अब दोस्तों देखो, अब प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। ऊपर भाषा की सबसे छोटी इकाई कुछ हमने वर्ण बता दिया कि वर्ण है, क ख ग घ कुछ भी बोल दो। अब नीचे दूसरा प्रश्न क्या हो रहा है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। अगर हम सार्थकता के आधार पर, सार्थकता का मतलब है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जो अपना अर्थ साथ लेकर चलता है ना। तो सार्थकता के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है रूपिम या रूप। रूप में रूप कैसे बनता है दोस्तों, रूप का मतलब है जो अपने साथ कुछ ना कुछ अर्थ को साथ लेकर चलता है। ठीक है, और रूपिम क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ध्वनियों की संख्या भी पूछी है, ध्वनि भी 52 है, वर्ण भी 52 है। अगर हम बोले कि उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों। तो आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि जब हम किसी भाषा का या किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम लोगों के मुख से कोई ना कोई ध्वनि निकलती है। ठीक है, और जो ध्वनि निकलती है वह क्या है, सार्थक या निरर्थक कैसे भी हो सकती है। अगर हमारे पास सार्थक ध्वनि है अर्थात वह रूपिम है, वह किसी न किसी रूप का उच्चारण कर रही है। अगर हमारे पास निरर्थक ध्वनि है, ध्वनि का जो मूल रूप है, ध्वनि की भी छोटी से छोटी इकाई क्या है, भाषा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको बोलते हैं हम स्वनिम। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वनिम। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोनिक। क्या है, स्वनिम। अब स्वनिम क्या चीज है, यहाँ मैंने लिखा भी है स्वनिम। स्वनिम क्या चीज है, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं। लेकिन स्वनिम को हम लिखेंगे कैसे, स्वनिम को हम ऐड कैसे करेंगे, हमने ये तो बता दिया कि भाषा की छोटी छोटी इकाई को स्वनिम बोलते हैं उच्चारण के आधार पर। लेकिन इस स्वनिम को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है क ख ग घ ग, ये स्वनिम है अपने आप में, स्वनिम है। क्योंकि मैंने प्रश्न किया था कि जो हमारे व्यंजन है वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर यहाँ स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते अर्थात वह व्यंजन नहीं है ना। जब इनमें स्वर नहीं जुड़ा है, व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा, तो वह व्यंजन नहीं है। अगर व्यंजन नहीं तो फिर क्या चीज है,
अगर व्यंजन नहीं है तो क्या चीज है, स्वरों के साथ किसको जोड़े ताकि व्यंजन बन जाए, तो स्वरों के साथ इन्हीं स्वनिम को जोड़ा जाता है और स्वनिम प्लस स्वर मिलाकर क्या बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं। दोस्तों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वनिम प्लस स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास स्वनिम क्या है, क, हमारे पास स्वनिम क्या है, क। अगर हलंत लगा ना दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यह अपने आप में कंप्लीट व्यंजन नहीं है, यह व्यंजन नहीं है। इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, क, ख, ग, प, फ, यह स्वन की ध्वनियां हैं, बिल्कुल छोटी, क, ख। लेकिन अब अगर ये छोटी से छोटी ध्वनि है, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम स्वनिम, यही है स्वन। और यह निरर्थक, इनका कोई अर्थ नहीं है। अगर हमने इनको वर्ण बनाना है, व्यंजन बनाना है, तो कैसे बनाना है, क प्लस अ, स्वर जोड़ दिया, क्या बन गया, क, कंप्लीट व्यंजन बन गया। ख प्लस अ बराबर है ख, कंप्लीट व्यंजन बना दिया। ग प्लस अ बराबर है ग। इसीलिए कहते हैं कि स्वर प्लस स्वर्ण या स्वनिम जमा स्वर क्या बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसे लगी, इसमें आपको जो मैंने आज वर्ण व्यवस्था, हिंदी वर्णमाला के बारे में बताया, आप लोगों को कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, आप इनके एक बार नोट्स बनाकर जरूर देखना। और आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका आज का जो टॉपिक था हिंदी वर्णमाला, इसके बाद आपको हम लेकर आएंगे हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान, हिंदी वर्णमाला में अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, आप सभी को निरंतर यहाँ स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई होगी फिर भी आप हमारे को कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि हमारे में क्या कमी है। थैंक यू।